अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा एक बार फिर बेंच से अलग हुए, मगर इस मर्तबा वो सुनाकर चले गए। बेंच से वो क्यों अलग हुए ये तो आपको अंदाजा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आज अदालत में जस्टिस काजी फाइज ईसा जब तमाम जजेस के सामने खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा कि इस बेंच को मैं नहीं मानता, इस बेंच को मैं बेंच तसव्वुर नहीं करता। आखिर वो बेंच को बेंच क्यों नहीं मानते और बेंच को वो ये बेंच तसव्वुर क्यों नहीं करते? इस बेंच में बेंच से क्या मसला था और इस बेंच से क्या मसला था, ये आपके सामने हम रखेंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फिर उसी वक्त एक नया बेंच तश्कील दिया। उस नए बेंच ने अब तक की कार्रवाई में मिलिट्री कोर्ट के हवाले से क्या कहा और वो आगे क्या करने जा रही हैं। आज की तमाम तफसीलात जो कोर्ट में हुआ, जो अदालत में हुआ, वो आपके सामने हम रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और खबरें जो हैं वो आदिल राजा के हवाले से है। हुकूमत ने उनके खिलाफ अब की बार एक ऐसा एक्शन लिया है कि अब शायद उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। उस हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, वो आपके सामने रखेंगे नाज़रीन किराम। इसके साथ साथ हुकूमत ने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच से निकल जाना, इस पर हुकूमती तर्जुमानों के जो रद्द-ए-अमल है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है और वो इस बेंच से क्या तवक्कुआत लगा रहे हैं ये आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले हम जो आपके सामने रखेंगे वो आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बेंच से क्यों अलग हुए, इसके तफसीलात में आपके सामने रखूंगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से अलग हो गए। बेंच से उठ रहा हूं, समाअत से इनकार नहीं कर रहा, मैं इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के रिमार्क्स। नाज़रीन किराम, ये तो उनके रिमार्क्स थे, लेकिन अब कुछ जो कल के मामला थे वो आपसे डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि कल हुकूमत ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो कमिंग सीजेपी है यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको डिक्लेयर कर दिया है कि ये मोस्ट सीनियर तरीन है और नेक्स्ट चीफ जस्टिस वही होंगे। हुकूमत जो है वो काजी फाइज ईसा से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रही है और अब तक की हालात के मुताबिक यूं लग रहा है कि शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस पर वो पूरा भी उतर रहे हैं, मगर चूंकि उनके अपना एक स्टाइल है, उस स्टाइल के मुताबिक वो फैसले कर रहे हैं। और जब ये फैसला उन्होंने किया कि मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूं, तो एतजाज अहसन ने उन्हें जवाब दिया कि जनाब, अगर आपके घर का ये मसला है तो घर के मसाइल को घर में डिस्कस करें, यहां पर आपने प्रोसीडिंग करनी है। तो इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जनाब एतजाज अहसन साहब, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर ये घर नहीं है मेरा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और ये आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा जी, आगे उन्होंने क्या कहा काजी फाइज ईसा जब वो बेंच से अलग हुए। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से अलग हो गए। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस बेंच से उठ रहा हूं, लेकिन समाअत से इनकार नहीं कर रहा। मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। आज काज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता, तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का मौकफ है। उन्होंने कहा कि मैं इनकार नहीं कर रहा, मगर जो ये बेंच है ये गैर कानूनी है और वो इसलिए गैर कानूनी है कि जब तक जो सुप्रीम कोर्ट में एक और केस भी ज़ेरे समाअत है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से है, जिस पर चीफ जस्टिस ने गालिबन सो मोटो एक्शन लिया था और वो अब तक समाअत के लिए मुकर्रर है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया। तो जब तक इस पर फैसला नहीं आता तो मैं किसी भी बेंच में नहीं बैठूंगा और मैं किसी बेंच को आईनी भी नहीं कहूंगा, ये गैर कानूनी बेंच है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करार दिया कि आइन और कानून के तहत फैसले करने का हल्फ उठाया है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए। इस बिल को ठिकाने लगाने में किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कशमकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूं। इस वक्त हम 9 जजेस हम फैसला कर देते हैं
تو کل अपील पर कौन करेगा? जब तक इन कवानीन पर फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। वकील लतीफ कोसा ने कहा कि आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहां जाएंगे? जस्टिस तारिक मसूद ने करार दिया कि 25 करोड़ अवाम का ख्याल है, ख्याल पहले क्यों नहीं आया? वैसे तारिक मसूद साहब से ये पूछना चाहिए कि 25 करोड़ अवाम का जो ख्याल है वो तब भी आया था जब आपके इसी अदालत में मेरे ख्याल में इस किस्म के केसेस आए थे, मगर उस वक्त भी आपने ये फैसला नहीं दिया था। आज अगर ये फैसला, यानी जज का क्या काम होता है, कोई दरखास्त अगर लेके जाता है, उस दरखास्त पर फैसला करना या उस दरखास्त की समाअत करना। अगर कोई जज अपनी जाती पसंद नापसंद की अनाद की बुनियाद पर अगर ये फैसला कर दे कि जनाब ये तो मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि शायद ये उनके मंशा के खिलाफ हो या उनकी सोच के खिलाफ हो वगैरह वगैरह, तो ये भी एक नाइंसाफी है। जज को जज बनना चाहिए, जज को किसी इस तरह यानी फील नहीं होना चाहिए कि यार ये तो उनके साथ मिला हुआ है। अब जाहिरी तौर पर बहुत सारे लोग ये फील कर रहे हैं कि इन दोनों जजेस का झुकाव किसी और तरफ है और उसी की बुनियाद पर यानी ये जो इस खास तौर पर इस केस से उठ जाना जस्टिस काजी फाइज ईसा, मेरी नजर में ये ऐसा है कि उन्होंने अपने खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दी है अपने ऑन प्रिंसिपल, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के प्रिंसिपल हुआ करते थे कि वो जनाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं माजी में जो उन पर हो चुका है। लेकिन चूंकि अपनी जाती पसंद नापसंद की अनाद पर आप जब फैसले करेंगे तो फिर आप इसी सूरत हाल का सामना करेंगे। इत्तेजाज ऐसे ने कहा कि ये केस सुन लीजिए, मेरे इस्तदा है काजी साहब से। जस्टिस काजी फाइजी साहब ने रिमार्क्स दिए कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, ये नहीं हो सकता कि एक बार मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दूं। इत्तेजाज ने कहा कि घर के तहफ्फुज के लिए केस सुन लीजिए, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करार दिया कि यह घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। याद रहे कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें समाअतें मुकर्रर की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच मुकर्रर किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा थे। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मुकम्मल तफसीलात थी ये मैंने आपके सामने रखी। दूसरी खबर जो है वो FIA के हवाले से, FIA ने आदिल राजा के गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की इस्तदा कर दी है। सोशल मीडिया के खिलाफ जिस तरीके से कैंपेन चल रही है, ये सिर्फ आदिल राजा तक बात नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। सोशल मीडिया के जिद जो या सोशल मीडिया के जो प्रोपेगेंडे के हवाले से इस वक्त बातचीत की जा रही है तो उनको निशाना बनाया जा सकता है। और ये जो मेजर आदिल राजा के हवाले से ये जो बड़ी खबर है ये खास तौर पर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आदिल राजा चूंकि एक आवाज़ जो लंदन से सोशल मीडिया के जरिए उनका चैनल भी बंद कर दिया था गालिबन, और फिर उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी वगैरह वगैरह। निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक FIA ने 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर ली है। FIA ने नाकिदीन को गिरफ्तार करके लाने के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया। FIA के कहना है कि आदिल राजा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की सदा कर दी है। आदिल राजा को जल्द पाकिस्तान से आदिल राजा को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। ये आज की अहम तरीन खबरें थी। अब कहीं ये ऐसा ना हो कि हमारा ये सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, ये जो हमारा चैनल है जिसके ज़रिए से हम आपसे मुखातिब होते हैं, कहीं ये ज़िद में ना आया हो और कहीं हमें भी ना डर लिया जाए। इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। पता नहीं कब वक्त भी लेकर आए कि वो हमारी आवाज़ से भी डरने लगे। दीजिए नुमान खान को इजाज़त।